So, class Earth history and Maharaja Ranjit Singh and the Sikh Empire. इनके बारे में discussion is in the first part of this video. So, 19th सेंचुरी में इन्होंने जो पहला काम किया महाराजा रणजीत सिंह ने, इन्होंने जितने भी सिख मिसिव्स थे, अलग अलग ग्रुप्स थे, या हम कह सकते हैं कॉन्फेडरेसीज, ठीक है, जो ये कॉन्फेडरेसीज थी, मिसिव्स थे, अलग अलग ग्रुप्स थे, इनको एक किया और एक काफ़ी बड़ा सिख एम्पायर, तो पंजाब से कश्मीर तक ये फैला हुआ था। और इसमें इनको शेर पंजाब, लायन ऑफ पंजाब का एक टाइटल दिया गया। और ये काफ़ी मजबूत एम्पायर साबित हुआ। इट प्रूव टू बी अ वेरी स्टेबल एम्पायर until the British conquest in the mid 19th century। तो महाराजा रंजीत सिंह को ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने एक ऐसा सिख एम्पायर बनाया जिसने एक काफ़ी बड़े रीजन में काफ़ी लंबे टाइम तक रूल किया। नाउ अब बात करेंगे राजपूत सिख एम्पायर का। तो हमने अभी देखा रंजीत सिंह जी ने, और यहाँ पर राजपूत के बारे में जो है नॉर्थ वेस्ट इंडिया, पार्ट्स ऑफ राजस्थान, पार्ट्स ऑफ हरियाणा, पार्ट्स ऑफ गुजरात, तो वहाँ राजपूतों का जो रूल था, और अलग अलग उसमें प्रिंसली स्टेट्स थे, यानी कि अलग अलग जो छोटे छोटे जो स्टेट्स थे, ठीक है, अलग अलग डायनेस्टीज के, मेवाड़, चित्तौड़, इस तरह से, तो अपनी बहादुरी के लिए जाने जाते थे। एंड इसमें प्रतिहार डायनेस्टी जो थी, उन्होंने अरब इन्वेजन्स जो 8th और 9th सेंचुरी में हुए थे, तो उनसे मुकाबला किया, ठीक है, उनको दूर रखा अपने राज्य से, अपने स्टेट से। यहाँ पर दो मेन राजपूत किंगडम्स आए हिस्ट्री में, मेवाड़ एंड मारवाड़। तो ये खिलजी कॉन्क्वेस्ट जो हुआ, जो खिलजी एम्पायर के और खिलजी डायनेस्टी के टाइम में जो हमले हुए, उनको उन्होंने उनसे मुकाबला किया, और जिसने राजस्थान का पॉलिटिकल लैंडस्केप, यानी कि राजस्थान की जो पॉलिटिकल पिक्चर थी, उसको शेप दी। तो राजपूतों की बहादुरी, किस्से, वफादारी, जो लॉयल्टी है, सेल्फ रिस्पेक्ट और पास डाउन थ्रू जनरेशन ऑफ इन सॉन्ग्स एंड पोएम्स। आपने शायद सुनी होगी पन्ना दाई या पन्ना ढाई की स्टोरी, जिन्होंने अपना बेटा जो है राजकुमार की जगह लिटा दिया था, और अपने बेटे को जो है उसका सेक्रीफाइस दिया था। तो ये वफादारी की एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। इसी में राणा सांगा, जो मेवाड़ के रूलर थे 16th सेंचुरी, अर्ली 16th सेंचुरी में, तो उन्होंने कई जो वॉर्स थी अगेंस्ट लोधी डायनेस्टी जो है वो जीती, और उन्होंने राजपूत क्लैन, जितने भी राजपूत के ग्रुप्स थे या क्लैंस थे, और उनको एक साथ इकट्ठा किया, और बाबर के अगेंस्ट उन्होंने जो है युद्ध लड़ा, बट वॉज डिफीटेड एट बैटल ऑफ खानवा। तो खानवा में जो युद्ध हुआ था उसमें वो हार गए। तो जिसने मुगल कॉन्क्वेस्ट इन इंडिया को एक नया जो है एक टर्न दिया, टर्निंग पॉइंट, ठीक है। तो ये राजपूतों के बारे में इंट्रोडक्शन था, जिसमें अब हम डिस्कस करेंगे महाराणा प्रताप। वो मेवाड़ के राजा थे, और उनका जो एम्बलम है या सरकारी, जिसको हम कहते हैं निशान, उसमें एक हम देखते हैं भील राजा भी है, बिकॉज भील ट्राइब ने महाराणा प्रताप की बहुत हेल्प की थी। तो ये कैसे हुआ था अभी देखते हैं इसमें। सो जाने माने हम इनका नाम है, ये मेवाड़ के राजा थे महाराणा प्रताप, जिनके घोड़े के बारे में आपको पता है, ये चेतक, बहुत सी इसके बारे में आपने कविताएं भी पढ़ी होंगी। तो उन्होंने जो मुगल एम्पायर का जो पॉलिसी थी, एक्सपेंशनिस्ट, मतलब मुगल एम्पायर को बढ़ाने की पॉलिसी, उसको रोका, उसका विरोध किया, रेजिस्टेड। एंड जो उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया, मुगल सुजीरेंटी, मतलब कि उनकी हम अधीनता या गुलामी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो हल्दी घाटी में ये वॉर हुई थी, बैटल हुई थी अरावली हिल्स में 1576 में। तो मुगल आर्मी के पास तोपें थी, और बहुत सेना बड़ी थी, आर्टिलरी, हथियार, ये सब थे। और महाराणा प्रताप की जो फोर्स थी वो इतनी बड़ी नहीं थी। तो उधर जो अरावली हिल्स के भील ट्राइब्स थे, उन्होंने राजपूतों को सपोर्ट किया,
और वहाँ से ऊंचे जो पहाड़ों की चोटियाँ थी वहाँ से तीरों की बारिश जो होते हैं धनुष बाण अपने तो एरोज वहाँ से उन्होंने मारे। तो गाइडिंग देम थ्रू फॉरेस्ट पाथ्स एंड वाटर सोर्सेज, तो इस तरह से राजपूतों की हेल्प करी कि वो जंगलों के रास्ते जाएं और पानी के सोर्सेज तक पहुंचे ताकि उनको प्यास की वजह से अपना युद्ध ना रोकना पड़े। उन्होंने काफ़ी हेल्प की। ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए आपकी बुक में एक पिक्चर है एम्बलम ऑफ मेवाड़, तो वहाँ पर एक भील राजा को भी दिखाया गया है इसी के लिए, क्योंकि उन्होंने ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी हेल्प की थी। फिर मुगल जो हैं उन्होंने ये हल्दी घाटी लड़ाई तो जीत ली लेकिन महाराणा प्रताप को नहीं पकड़ पाए। तो महाराणा प्रताप फिर वहीं हिल्स पे रहे और गुरिल्ला वॉरफेयर, जो गुरिल्ला वॉरफेयर जो हमने देखा है शिवाजी ने फॉलो किया था उनकी सेना ने, और इसी तरह से लचित बोरफुकन जो अहोम किंगडम के थे, तो गुरिल्ला वॉरफेयर से इन्होंने डिसाइड किया कि अब हम ये लड़ाई करेंगे। ठीक है। तो स्विफ्ट स्ट्राइक्स अगेंस्ट द एनिमी फोर्सेस नेवर सरेंडरिंग टिल हिज लास्ट ब्रेथ। तो ये जो है आप इसमें ये आपको डिस्कवर मोर में महाराणा प्रताप मेमोरियल उदयपुर में है। तो एक लाइफ साइज एक ऐसा स्टैचू ब्रॉन्ज का बना हुआ है राइडिंग हिज हॉर्स चेतक। तो इसके बाद हम देखते हैं कि और भी जो हैं आफ्टर द राजपूत सिक्स अहोम जाट एंड मराठा आल्सो प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन मुगल एक्सपेंशन। तो औरंगजेब की डेथ के बाद जो है मराठा या मराठा हम कह सकते हैं मराठा सबसे बड़ी फोर्स बन के उभरे। दे इमर्ज्ड एंड they were able to recapture the major territories with the spirit my land my rule। तो इस तरह से ये हिस्ट्री का जो कोर्स या हम कह सकते हैं डायरेक्शन चेंज होने लगी आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब। नाउ एक क्वेश्चन जो दिमाग में आता है कि इंडिया वॉज प्लंडर्ड मेनी टाइम्स ड्यूरिंग द मिडिवल पीरियड। अब देखो मिडिवल पीरियड में इंडिया में काफ़ी बर्बादी भी हुई बीच बीच में। प्लंडर्ड का मतलब होता है तबाही होना या मारकाट या नुकसान होना। तो what could have been the secret to prosperity returning to India after every plunder। तो हर एक ऐसे एरा के बाद फिर भी इंडिया में खुशहाली रही उतनी मतलब बर्बादी के बाद भी। तो सबसे बड़ी वजह जो हर दौर में हर टाइम पीरियड में एप्लीकेबल है, पहला शॉर्ट एग्रीकल्चरल स्ट्रॉन्ग एग्रीकल्चरल बेस। ठीक है। तो खेती बाड़ी अच्छी थी, फर्टाइल लैंड, मानसून रेन्स एंड टेक्निक्स लाइक डबल क्रॉपिंग एंड क्रॉप रोटेशन, यानी कि एक साथ दो फसलें उगाना या गेहूँ या चावल के बाद मटर या दालों की फसल उगाना, जिससे जो फर्टिलिटी थी सॉइल की बनी रहती थी और केमिकल तो यूज़ होते नहीं थे उस टाइम। तो इससे जो है फार्मिंग कुड क्विकली रिज्यूम एंड जनरेट सरप्लस इवन आफ्टर डिस्कशन। तो देखिए खेती किसी भी नेशन के लिए एग्रीकल्चर अब ऐसा होता है तो आप सोचिए अमेरिका में कितने बड़े लेवल पे अब खेती एग्रीकल्चर होती है। तो हर जगह के लिए एग्रीकल्चर बहुत ज़रूरी है और वो अगर बर्बाद होने लगे ये सेक्टर, देन इट इज गोइंग टू बी अ बिग ट्रबल। ठीक है। तो पहला ये। फिर डिसेंट्रलाइज ट्रेड नेटवर्क्स, तो जितने भी ये व्यापारी थे गिल्ड मर्चेंट कम्युनिटीज लाइक द मारवाड़ीज एंड लोकल मार्केट्स, तो वो डिपेंड नहीं करते थे किसी एक सिंगल रूलर या कैपिटल सिटी पर। तो एक रीजन से अगर कोई बर्बादी या नुकसान होता था तो दूसरे रीजन से वो रिकवर हो जाता था। कुछ हुंडी सिस्टम होता था, वो मैं आगे डिस्कस करूंगा। तो ये आया देखिए क्रेडिट सिस्टम लाइक हुंडीज। तो ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज अलाउड मर्चेंट्स, एक कागज होता था जिससे वो बिना पैसा को कैरी किए हुए, ठीक है, मूव मनी सेफली एंड केप्ट कॉमर्स रनिंग इवन ड्यूरिंग पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। तो हुंडियाँ एक तरह का पुराना चेक टाइप सिस्टम हुआ करता था व्यापार के लिए, तो ये वो यूज़ करते थे। ठीक है। तो इसमें जो है बिल्स ऑफ एक्सचेंज अलाउड मर्चेंट्स, तो बिना पैसा कैरी किए ही इससे ये कागजों से काम हो जाता था। एक तरह के ये गारंटी होते थे कि हाँ इतना पैसा इन्होंने दे दिया और आप इनका काम कर दीजिए, जो होता था सिस्टम पूरा। फिर स्किल्ड आर्टिजन एंड क्राफ्टमैन, तो जो मूर्तिकार शिल्पकार देखिए वीवर्स मेटल वर्कर्स और ये जितने भी क्राफ्ट पीपल की मैन्युफैक्चरिंग टेक्सटाइल ज्वेलरी गुड्स दैट वर ऑलवेज इन हाई डिमांड बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड। तो ये काम इनका चलता रहता था। फैक्ट्रीज तो तब होती नहीं थी, वो तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद आई हैं। इसके बाद टेम्पल्स एंड लोकल इंस्टीट्यूशंस, तो ये टेम्पल्स एक्टेड एज इंडिपेंडेंट सेंटर्स फॉर वेल चैरिटी एंड क्रेडिट कुशनिंग कम्युनिटीज अगेंस्ट शॉक्स कॉज्ड बाय इन्वेजन। तो मंदिरों से भी लोगों को उधार और ये सब चीज़ें मिलती थी। फिर जोग्राफिक एंड रिसोर्स डाइवर्सिटी, तो ये है कि भाई इंडिया की
वास्ट वेरीड एंड रिसोर्स रिच सब कॉन्टिनेंट, मतलब हम देखते हैं ज्योग्राफी कितनी डाइवर्सिफाइड है, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट सब तरफ। तो वन रीजन सफर्ड, अदर्स कंटिन्यूड प्रोड्यूसिंग एंड ट्रेडिंग, कीपिंग द ओवरऑल इकोनॉमी रेजिलियंट। तो यहाँ पर उस टाइम ये था कि जो इंडिया की तरक्की या प्रॉस्पेरिटी थी वो सिर्फ किसी एक रीजन या सिंगल रूलर पर डिपेंड नहीं थी, वो किस में रूटेड थी, किससे कनेक्टेड थी डायरेक्टली, एग्रीकल्चर इन सब पॉइंट से। ठीक है, तो इन सब से जो है वो जल्दी ही रिकवर हुई। ओके, सो यहाँ पर हम देखते हैं इसको कि ये इसका एक जेन्युइन क्वेश्चन है और जिसको हम आराम से डिस्कस भी कर सकते हैं। नाउ बच्चों को ये चीज़ दिमाग में नहीं रहनी चाहिए कि हुंडी सिस्टम को कैसे हम समझ सकते हैं। तो मान लीजिए कोई व्यापारी या ट्रेडर था ए, वो बी के पास गया, उसने बी को दिए 10,000 रुपीज़ फॉर एग्जाम्पल। तो बी ने उसको एक पेपर दे दिया, ट्रेडर बी ने एक पेपर दे दिया जिसको हुंडी बोला गया। अब वो जहाँ गया व्यापार करने, बिना पैसे के उसने कागज दिखाया और अपना सामान जो भी उसे लेना था ले लिया। बाद में जो थर्ड ट्रेडर था सी, वो बी के साथ आराम से अपना पैसे का हिसाब किताब कर लेता था। तो ये एक तरह का सिस्टम है जिसे आजकल हवाला सिस्टम की तरह यूज करा जाता है, बट ये हुंडी सिस्टम था जिससे व्यापारी को खतरा नहीं होता था किसी भी डकैती या चोरी के टाइम में पैसे के चले जाने का। नाउ एडमिनिस्ट्रेशन इन मिडिवल इंडिया में पहले हम देखेंगे दिल्ली सल्तनत में क्या होता था। तो ये दिल्ली सल्तनत में जो सिस्टम था एडमिनिस्ट्रेशन का, तो वहाँ पर सुल्तान को सुप्रीम अथॉरिटी माना जाता था। ठीक है, ही विल वॉज द लॉ ऑफ द लैंड। तो ये सिर्फ सुल्तान के पास पूरी ताकत थी एंड वो सल्तनत की जो टेरिटरी थी उनको उनका प्रोटेक्शन करना और लगान सिस्टम जो भी था और लोगों का जो भले का काम है या उनकी जो परेशानियां उनके बारे में उनको दूर करने का काम, जो भी अपॉइंटमेंट्स होते थे या जिनको हटाना होता था या प्रमोशन, वो सब सुल्तान को पूरा राइट था। एकता सिस्टम फिर इंट्रोड्यूस हुआ। एकता सिस्टम में क्या था, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड रेवेन्यू, लगान जो होता था टैक्स किसानों से या पैसा लेना, वो ये एकता सिस्टम था। तो इक़्तिदार लगाए गए जो ये कलेक्ट रेवेन्यू करते थे, ये किसानों से लगान लेते थे या पैसा लेते थे, जो जो उनको टेरिटरीज या इलाके दिए जाते थे जिनको इक़्ता बोलते थे। ठीक है, तो आफ्टर डिडक्टिंग एक्सपेंसेस द रेस्ट वेंट टू द सुल्तान ट्रेजरी। तो उनका जो अपना खर्चा होता था इक़्तिदार का, किसी भी इक़्तिदार का, वो अपना खर्चा निकाल कर बाकी पैसा वो सुल्तान के ख़जाने में जमा करता था। ठीक है, तो उनका काम सिर्फ यही नहीं था, उनको सुल्तान के लिए जो है सैनिक तैयार करने होते थे या रिजर्व में रखने होते थे, और अपना एकता या जो उनकी जिम्मेदारी होती थी वहाँ पर उसको कंट्रोल करना होता था ताकि वहाँ पे कोई गड़बड़ी ना फैले, लॉ एंड ऑर्डर की मारकाट ना हो किसी भी तरह की आपस में। ये पोस्ट जो थी हेरिडिटरी नहीं थी कि फादर के बाद सन, सन के बाद उसका सन, ऐसे नहीं। तो मेकिंग द सिस्टम डिसेंट्रलाइज्ड एफिशिएंट एंड कीपिंग इक़्तिदार लॉयल टू द सुल्तान। तो इससे जो है ये सिस्टम डिसेंट्रलाइज रहा, यानी कि ऐसा नहीं है कि पूरी एक जनरेशन का कब्जा रहा। अगर किसी ने अच्छा काम नहीं किया उसे हटाया फिर दूसरे को लगा दिया, इस तरह से जो है इक़्तिदार को डर रहता था और सुल्तान के लिए वफादार रहता था। अब अकबर के टाइम में ये सिस्टम जो है सेंट्रलाइज्ड हो गया, ऑल पावरफुल येट असिस्टेड बाय मिनिस्टर। इसमें एम्परर तो ऑल पावरफुल था लेकिन उसको मिनिस्टर हेल्प करते थे अलग अलग तरह के। तो ये वजीर मतलब दीवान जो फाइनेंसेस या पैसे का मामला देखता था, मीर बख्शी जो थे आर्म फोर्सेस एंड मनसबदार उनको देखते थे, सदर जस्टिस, सदर काजी या शहर काजी इसको बोलते थे, खाने सामान, सप्लाईज इंडस्ट्रीज, ट्रेड और रॉयल हाउस होल्ड, घरेलू जो सामान होता था या जो भी सप्लाईज इंडस्ट्री होती थी उस टाइम उनको देखने का काम खाने सामान का होता था। तो पूरा एम्पायर 12 प्रोविंसेस या सूबों में बटा हुआ था जिनको हम प्रांत बोलते हैं, आज स्टेट्स बोलते हैं। तो यहाँ पर हर जो प्रोविंस था उसको एक ऑफिशियल, ठीक है, जो एम्परर ने अपॉइंट किया होता था, कॉल्ड द सूबेदार। तो वो बाकी ऑफिशियल्स पे कंट्रोल रखता था। मनसबदारी मतलब, तो मनसबदार का काम था कि वो एक रैंक या पोजीशन थी और उसको अपने उसका काम था सैनिकों को मेंटेन कर रखना और जो भी घोड़े हाथी ऊंट होते थे सेना में अकॉर्डिंग टू द रैंक,
और अगर कहीं युद्ध होता था तो वो एम्परर को सप्लाई करना या भेजना वहाँ तक। तो एम्परर खुद ही ये जो अपॉइंटमेंट या उनको हटाने का काम मनसबदारों का खुद करते थे, और हर मनसबदार को जो है पैसा जागीर की फॉर्म में या ज़मीन की फॉर्म में मिलता था। तो जागीरदार आगे चल के वही हुए जागीरदार या ज़मींदार। सो कभी-कभी जो है मनसबदार वैसे तो सही काम करते थे, लेकिन कभी-कभी अपनी आज़ादी के लिए इंस्टेड ऑफ स्टेइंग लॉयल तो वो कुछ गड़बड़ भी करते थे, वफ़ादारी नहीं करते थे, एंड केप्ट पेमेंट्स मीन फॉर द स्टेट, तो वो पैसा अपने पास रखने लगे, ठीक है? तो ये गड़बड़ी शुरू हो गई देमसेल्व्स। तो कहीं-कहीं ये भी एग्ज़ाम्पल्स आए कि जो है धीरे-धीरे वो पैसे में घपला करने लगे, एंड इंस्टेड ऑफ स्टेइंग लॉयल